नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का चौथा पाठ। तुम कब जाओगे अतिथि के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 20 पर हम देखेंगे। पेज नंबर 20 पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लोग रीड करेंगे। प्रश्न अभ्यास, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, विचार विमर्श। पहला हम देखेंगे, प्रसिद्ध उक्ति है अतिथि देवो भव। इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए, यानी हमें इसके बारे में लिखना है और इसके विरोध में भी लिखना है। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, पक्ष, अतिथि देवो भव, इसका मतलब अतिथि देवता के समान है, क्योंकि प्राचीन काल में अगर किसी के घर अतिथि आता था तो उसे देवता के समान पैर धोकर अंदर बुलाया जाता था, अच्छी तरह आदर सत्कार किया जाता था। आज भी हर कोई अपने जीवन यापन में बहुत व्यस्त है। सब एक से बढ़कर एक अकेलेपन को महसूस करते हैं। ऐसे वक्त में हमारे यहाँ कभी कभी त्योहारों पर कोई अतिथि बनकर आते हैं, तब हम उनसे अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं, अपना दुख दर्द बांट सकते हैं। विपक्ष, एक ज़माने में अतिथि देवता होते थे, लेकिन आजकल की महंगाई के कारण अगर अतिथि 2 दिन से ज़्यादा रह जाए तो राक्षस बन जाता है। हमारे घर में रहने की जगह नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती, औरतें भी कामकाजी हैं। इन सब कारणों से अतिथि हमारे घर आना भी चाहे तो हम पहले ही मना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, आज की बदली हुई परिस्थिति में अतिथि के आगमन पर हमारा क्या उत्तरदायित्व है। आजकल के समाज की बदली हुई परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को दूसरे के घर जाने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए अगर कोई हमारे घर आए तो भी वह 1-2 दिन का मेहमान होता है। हमें कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हैसियत के अनुसार उनका हमें अच्छी तरह से सत्कार करना चाहिए। कहते हैं अतिथि सत्कार से भगवान भी खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। पाठ में उत्तर ढूंढिए। पहला प्रश्न, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यह व्याख्या श्री शरद जोशी के तुम कब जाओगे अतिथि नामक लेख से दी गई है। लेखक की आमदनी बहुत कम है। वह अपने परिवार का खर्च बहुत सावधानी और साधारण तरीके से चलाता है। इस स्थिति में किसी मेहमान के आ जाने से उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह कहता है कि उसका बटुआ कांप गया। बटुओं में रुपए पर्याप्त मात्रा में होते तो वह नहीं कांपता। उसके बाद ख देखेंगे हम लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। यह व्याख्या श्री शरद जोशी के तुम कब जाओगे अतिथि नामक लेख से दी गई है। हर किसी के लिए अपना होम है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, जो स्वीट होम का महत्व जानते हैं। वे दूसरों के यहाँ दिन नहीं काटते और उनके होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ते। इसको समझाना चाहिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। क्या कहा यहाँ पर, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। यह व्याख्या श्री शरद जोशी के तुम कब जाओगे अतिथि नामक लेख से दी गई है। 4 दिन बीत जाने के बाद अतिथि के चले जाने की बात सोचते हुए लेखक मन में यो कहते हैं कि 5वें दिन सूर्य की किरण उसके लिए परिचित किरण होगी। उसके चूमने पर शायद अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लेगा। वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी।
अब वह उस अतिथि को और नहीं झेल पाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित भाव से संबंधित पंक्तियाँ कहानी में ढूंढिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। क, लेखक द्वारा बढ़िया भोजन करवाना, सिनेमा दिखाना। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। उसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 21 पर देखेंगे। अतिथि की बात पर लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाना। इसका हम लोग लिख सकते हैं, तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएंगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हो, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अतिथि के आगमन की आरंभिक अवस्था में लेखक के साथ विविध विषयों पर चर्चा। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। विषयों पर विविध चर्चा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अतिथि के आगमन की आरंभिक अवस्था में लेखक के साथ इन विषयों पर चर्चा कर रहे परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग ख जाएंगे। ख पर है, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पाठ में हमें क्या समझ में आया है ये समझकर हमें यहाँ पर उत्तर देना है। पहला प्रश्न हम देखेंगे, लेखक ने मेहमान की तुलना एस्ट्रोनॉट से क्यों की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दो एस्ट्रोनॉट्स माने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो मीलों दूर यात्रा करके चंद्र पर पहुँचे थे, वे इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी ज़्यादा समय चांद पर नहीं रुके। आप भूमि पर लौट आए, है ना। लेकिन लेखक के घर आया हुआ मेहमान इतनी दूर तो यात्रा नहीं की थी, फिर भी 4 दिन लेखक के घर रहने पर भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले लिया। इसलिए लेखक ने मेहमान की तुलना एस्ट्रोनॉट से की है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पति और पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। जब मेहमान उनके घर आया तब पति और पत्नी ने स्नेह भरी आंखें और मीठी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के साथ डिनर के रूप में तैयार किया। दूसरे दिन लंच करवा के शाम को सिनेमा भी दिखाया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यह व्याख्या श्री शरद जोशी के
तुम कब जाओगे अतिथि नामक लेख से दी गई है। यदि अतिथि थोड़ी देर तक टिकता है तो वह देवता रूप बनाए रखता है, पर फिर वह मनुष्य रूप में आ जाता है और ज़्यादा देर तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ले लेता है, तब वह राक्षस जैसा बुरा प्रतीत होता है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि से बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ गले मिला था। उनके सम्मान में रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर जाएगा। हम उनसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर वह नहीं मानेगा और एक अच्छे अतिथि की तरह चला जाएगा। इस प्रकार लेखक अतिथि के सम्मानजनक विदाई देना चाहता था। उसके बाद हम देखेंगे 5th वन, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए और क्यों। आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में थोड़े बहुत परिवर्तन आए। पहला, अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री से वापस धुलकर आ गए। उनके शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक आ पहुंचा। उन्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। अब लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग, पढ़ने की योग्यता का विस्तार। नीचे प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का अंश दिया जा रहा है। पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग स्थिति प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जो जौ का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्प्राप्य होता है। बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज महाजन के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर राह ली। ठीक है बच्चों, तो ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। ठीक है, उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हम लोग वो रीड करेंगे। उस प्रश्नों के उत्तर हम लोग पैराग्राफ में से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न दिया गया है, महात्मा जी के आगमन पर चिंता क्यों हुई। महात्मा जी के आगमन पर खाना खिलाने की बात पर चिंता हुई क्योंकि गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, आगंतुक के घर के मालिक से क्या संबंध रहे होंगे। मालिक ने आगंतुक को खाद्य संचित करने में बहुत कोशिश की। घर में जो है वह न देकर उन्हें देवता समान मानकर एक पुरोहित के यहाँ से गेहूं लाए। एक मेहमान के लिए इतना कुछ करने से हमें यह पता चलता है कि वे अतिथि को भगवान समान मानते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था।
अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने किस प्रकार का व्यंग्य किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देवताओं का खाद्य पदार्थ गेहूँ था, मालिक को पूरे गांव में गेहूं नहीं मिला। इसका मतलब है कि गांव के लोग अपने को साधारण लोग मानते थे। अतिथि को भगवान के समान मानते थे। गांव वालों के पास भगवान का खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलता है, इसलिए प्रेमचंद ने गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था कहकर व्यंग्य किया है। उसके बाद हम देखेंगे अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, स्वाभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि आप अतिथि बनकर कहीं जाते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं, यदि हम अतिथि बनकर कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हंसते हुए वे हमारा स्वागत करें, हमारे साथ बहुत समय बिताए, हमसे वे अपना दुख दर्द बांटे। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि वे हमारे लिए अपनी आर्थिक परिस्थितियों को भूल कर ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 22 पर देखेंगे। घर आए अतिथि को आप अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक देना चाहेंगे। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, घर आए अतिथि से मैं अपनी हर चीज़ बांट लूँगा, जैसे मैं अपनी किताबें, ड्राइंग किताब, कंप्यूटर अतिथि को प्रसन्नतापूर्वक दूंगा। तीसरा प्रश्न, गांव और शहरों के आतिथ्य सत्कार में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग लिख सकता है, गांव में अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है, उन्हें घर में प्रवेश करते समय पानी से पैर धोकर अंदर बुलाते हैं, भोजन में हर प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ सब अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं। शहरों में अतिथि को ज़्यादातर बुलाया ही नहीं जाता। अगर किसी समय से मेहमान आ जाए तो एक दो दिन का आतिथ्य में बड़ा सत्कार किया जाता है। अगर ज़्यादा दिन हो गए तो शहरों की महंगाई के कारण यह संभव नहीं हो पाता। चौथा प्रश्न, आपकी दृष्टि में अच्छे अतिथि के क्या लक्षण हैं। अच्छे अतिथि के लक्षण इस प्रकार होते हैं, वह जिसके घर अतिथि बनकर जाता है वह पहले अपने आने की खबर दे, मेजबान के घर की परिस्थितियों का ख्याल रखे, वह अपने बारे में मेजबान से हद से ज़्यादा आदर सत्कार की आशा न रखे, थोड़े दिन देवता रूप में रहकर अच्छे अतिथि की तरह लौट जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संबंधों के संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार में लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे, सौहार्दपूर्ण थे, उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार डिनर बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया, परंतु उसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, लेखक ने अतिथि को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की। लेखक ने अतिथि को मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया, उनके लिए रहने का कमरा दिया, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, शाम के भोजन को उच्च माध्यमिक डिनर का रूप दिया, उन्हें रात के भोजन के बाद सिनेमा भी दिखाया गया, सोने के लिए अच्छा इंतज़ाम किया, समय समय पर चाय पानी अखबार की सुविधा प्रदान की, लॉन्ड्री में देकर कपड़े भी धुलवाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड प्रश्न हम देखेंगे, आपके यहाँ एक सप्ताह के लिए यदि आपके नाना नानी आकर रहे तो आप उनकी किस प्रकार सेवा करेंगे। यह आपको खुद से लिखना है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, अक्सर हम लोग ही हमारे नाना नानी के घर जाते हैं, अगर वे हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उनकी खूब सेवा करेंगे, उन्हें सुबह अखबार और चाय देने से लेकर सोने तक हर समय पर हम उनकी सेवा करेंगे,
अगर वे कहीं जाना चाहते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो वे हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमें खुशी करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जब वे हमारे घर आए तब हम उन्हें खुश रखने के लिए हर तरह प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ों की सेवा करना हमारा सौभाग्य होता है। सृजनात्मक कार्य, इस कहानी को संवाद रूप में लिखिए, उसका कक्षा कक्ष में अभिनय कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संवाद रूप में लिखना है, मीन्स कन्वर्सेशन में लिखना है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं मेजबान डायलॉग्स बोलेंगे, आइए आइए हमारे घर में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप। फिर अतिथि बोलेंगे, नमस्कार जोशी जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, संवाद रूप में लिखना है, कोई भी एक पैराग्राफ लेकर। प्रशंसा, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। भारतीय संस्कृति की महानता में इस विचार की प्रमुख भूमिका रही है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं लिखिए। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये बातें भारतीय संस्कृति में अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग परोपकार के लिए जान देते हैं, दान गुण संपन्न है, स्त्री को माँ या बहन के समान देखते हैं। हम मानते हैं यत्न नायर तु पूज्यते रमते तंत्र देवता। क्षमा गुण की महानता में विश्वास रखना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। शिष्टाचार की बातें जानने या सीखने के लिए हर एक विदेशी को हमारी भारतीय संस्कृति से परिचय प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। पर्यायी शब्दों के संदर्भ में बेमेल छांटिए। ठीक है, यहाँ पर हमें अलग कौन सा शब्द अलग है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि चांद, शशि, सोम, अनल, सुधाकर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है अनल। अनल क्या है, अलग शब्द है। अतिथि, अदिति, आगंतुक, मेहमान, पाहुन, इसमें है अदिति। ठीक है, उसके बाद है दिवस, दिन, वार, वासर, इसमें है वासर। कमल, सरोज, जलज, पंकज, कुटज, इसमें है कुटज। फिफ्थ वन, अंत रंग, घनिष्ठ, दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, अंतपुरः, इसमें है अंतपुरः, चौथा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाठ दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। पाठ में आई इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, तय होने के अर्थ में चुकने का प्रयोग किया गया है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, बाकी न रहने के अर्थ में चुकने का प्रयोग किया गया है। आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, समाप्ति सूचक के अर्थ में चुकने का प्रयोग किया गया है। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। खत्म होना के अर्थ में चुकने का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। समाप्त होने के अर्थ में चुकने का प्रयोग किया गया है। परियोजना कार्य, अतिथि सत्कार के संदर्भ में कोई कहानी ढूंढकर पढ़िए और उसे अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी गेस्ट का यानी किसी मेहमान का या तो अतिथि का सत्कार से संबंधित अगर कोई कहानी है तो आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखनी है। ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।